Hello dear student, how are you all? I hope you doing well. So बच्चों, your chapter name is नए राजा और उनके राज्य. This is chapter number is 2, okay? And your class 7. Let's start with this chapter. 647 यानी 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात देश में अराजकता का वातावरण था. हर्षवर्धन ने जिस साम्राज्य की स्थापना की थी वह छोटे बड़े अनेक राज्यों में विभक्त हो गया. ये राजा आपस में लड़ते रहते थे, अतः देश में राजनीतिक एकता का अभाव था. दिए गए मानचित्र में 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखाया गया था बच्चों. ठीक है, उत्तर भारत के राज्य, ओके, उत्तर भारत के राज्य हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात से लेकर 12वीं शताब्दी तक का उत्तर काल भारत के इतिहास में सामान्यतः राजपूत काल के नाम से जाना जाता है. क्लियर है? 8वीं शताब्दी में उत्तर भारत एवं दक्कन में 3 शक्तिशाली राज्य उभरे. ये थे गुज्जर, प्रतिहार, पाल तथा राष्ट्रकूट. 10वीं शताब्दी में उत्तर भारत तथा मध्य भारत में अन्य अनेक राजपूत राज्य उदित हुए. राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में इतिहासकार एकमत नहीं है. पाश्चात्य इतिहासकार उन्हें हूण, शक तथा कुषाण जैसी विदेशी जातियों के वंशज मानते हैं. ओके, कुछ अब यहाँ देखेंगे हम कुछ भारतीय इतिहास उनकी उत्पत्ति को प्राचीन क्षत्रिय थे कुलों से जोड़ते हैं. ठीक है, पृथ्वीराज राशों के रचयिता चंद्रवरदायी ने राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुल सिद्धांत से जोड़ा है. इस सिद्धांत के अनुसार महर्षि वशिष्ठ ने माउंट आबू पर यज्ञ किया. यज्ञ की वेदी से 4 वीर क्रमश, वो 4 वीर उत्पन्न हुए. कौन कौन से? परमार, प्रतिहार, चौहान तथा सोलंकी उत्पन्न हुए थे, जिन्हें देश को विदेशी आक्रमणों से बचाने के लिए रचा गया था. बाद में राजपूतों के अनेक वंश उत्पन्न हुए. ये सभी सूर्यवंशी या चंद्रवंशी थे. ओके बच्चों, ये कौन कौन से थे? सूर्यवंशी या फिर चंद्रवंशी थे. गुज्जर प्रतिहार. अब हम गुज्जर प्रतिहार के देखेंगे कि गुज्जर प्रतिहार जो था वो 730 ईस्वी या फिर 10,000, ठीक है, और 18 ईस्वी हर्षवर्धन के साम्राज्य के पतन के पश्चात गुज्जर प्रतिहारों की शक्ति का उदय हुआ. वे आरंभ में अवंती तथा दक्षिण पश्चिमी राजस्थान पर राज्य करते थे. नागभट्ट को इस वंश का संस्थापक कहा जाता है. माहिर भोज प्रथम 836, 800 और 85 ईस्वी इस वंश का सबसे अधिक प्रसिद्ध शासक माना जाता है. ठीक है, 836 से लेकर 885 ईस्वी तक इस वंश का सबसे अधिक प्रसिद्ध शासक माना जाता है कि जब तक चला. उसने अपने राज्य की सीमाओं का उत्तर में पंजाब से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक विस्तार किया. इसने कन्नौज पर विजय प्राप्त की और इसे अपनी राजधानी बनाया. मिहिर भोज प्रथम के बाद उसका पुत्र महेंद्रपाल प्रथम शासक बना. इसके शासनकाल में प्रतिहार साम्राज्य की सीमाएं उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य तक तथा पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैली हुई थी. प्रतिहारों ने 3 शताब्दी से अधिक समय तक राज्य किया. महमूद गजनबी ने 10,018 यानी कि 10,018 से लेके 19 ईस्वी यानी 10,019 तक 18 से 19 तक ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण किया, जिसके कारण प्रतिहारों की शक्ति नष्ट हो गई. अब हम देखेंगे बंगाल का पाल राजवंश. ओके, कब से कब तक? जो पंजाब का राजपाल था वो कब से कब तक था? ओके, अब आप देखेंगे बंगाल का जो राजवंश था 1120 यानी 750 से लेके 1120 तक ईस्वी तक पाल वंश ने बंगाल तथा बिहार पर लगभग 400 वर्षों तक राज्य किया, यानी 400 ईयर तक यानी 400 वर्षों तक राज्य किया. गोपाल 750 से 770 ईस्वी पाल वंश का प्रथम शासक था. उसने शासक की मृत्यु के पश्चात उत्पन्न अशांति को समाप्त किया. उसने अपने शासनकाल में अंत तक संपूर्ण बंगाल
पर अपना अधिकार सुदृढ़ कर लिया। गोपाल के पश्चात उसके पुत्र उत्तराधिकारी धर्मपाल वंश का राजा बना। उसने अपने राज्य का विस्तार गंगा के मैदान तक कर लिया। उसने कन्नौज पर भी नियंत्रण कर लिया। इसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र देवपाल गद्दी पर बैठा। उसने ओडिशा तथा असम को जीत लिया। 11वीं शताब्दी में पाल शासकों को चोलों द्वारा हार का सामना करना पड़ा। 12वीं सदी में पालों की शक्ति समाप्त हो गई। राष्ट्रकूट, ठीक है, 753 फिर 900 से 73 ईस्वी तक, ठीक है, तो 753 से 973 राष्ट्रकूट दक्कन के शासक थे। वे मूलतः महाराष्ट्र में लाटूर के निवासी थे। वे दविंत या दंती दुर्ग के नेतृत्व में शक्तिशाली बने। उसने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की बच्चों, ठीक है, तथा वर्तमान कर्नाटक राज्य के गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाया। वह एक महान विजेता था। उसने कांची, कलिंग, मालवा इत्यादि को जीत लिया था। उसने चालुक्य शासक कीर्तिवर्मा द्वितीय को भी परास्त कर दिया। उसके उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम ने अपने राज्य का विस्तार कर्नाटक तक कर लिया। उसने अलोरा के गुफा मंदिरों का निर्माण कराया, जिसके उत्तराधिकारी ध्रुव ने अपने राज्य की सीमाओं को दक्षिण में कावेरी नदी तक विस्तृत कर लिया। ध्रुव का पुत्र गोविंद तृतीय एक महान योद्धा था। उसका साम्राज्य कन्नौज से कन्याकुमारी तक, एक भड़ोच से वाराणसी तक फैला हुआ था। उसके समय में राष्ट्रकूट साम्राज्य अपने चरमोत्सव पर था। अमोघ वर्ष प्रथम 814 यानी 814 और 878 ईस्वी ने यानी 64 ईयर तक शासन किया। वह एक महान विद्वान तथा शिक्षा का संरक्षक था। उसने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग नामक प्रसिद्ध रचना लिखी। कृष्ण तृतीय अंतिम राष्ट्रकूट शासक था। इसने चोलों को हराकर कांची तथा तंजौर पर अधिकार कर लिया था। उसने उज्जैनी के परंपरों को भी हरा दिया। 973 यानी 973 ईस्वी में चालुक्यों ने राष्ट्रकूटों को उपदृष्ट कर दिया। अब है त्रिदलीय संघर्ष। गुर्जर, प्रतिहार, पाल तथा राष्ट्रकूट सदैव कन्नौज पर अपना नियंत्रण करने तथा एक दूसरे पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए संघर्ष करते रहते थे। उस समय कन्नौज पर अधिकार करना प्रभु सत्ता का प्रतीक था। कन्नौज के लिए इन तीनों वंशों का संघर्ष त्रिदलीय संघर्ष कहा जाता है। तीनों राज्य एक समान शक्तिशाली थे, अतः उनमें से किसी एक की विजय चिरस्थायी नहीं रह सकी। इस त्रिदलीय संघर्ष ने तीनों राज्यों को कमजोर कर दिया तथा यही उनके पतन का कारण बना बच्चों, ठीक है। अन्य राजपूत वंशों का उदय, यानी अब हम अन्य राजपूत वंशों का उदय पढ़ेंगे, ठीक है। हम आप देखते हैं आगे। प्रतिहार, पाल तथा राष्ट्रकूट राज्यों के पतन के पश्चात इन क्षेत्रों के नए राजपूत वंशों का उदय हुआ। इनमें कुछ प्रमुख वंश थे। चंदेल, जिन्होंने उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश का शासन किया। क्लियर है बच्चों। परंपरा, जिन्होंने मालवा राज्य किया था। सोलकी, जिनके चालुक्य भी कहा जाता है, जिन्होंने गुजरात, राजस्थान और मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों पर राज्य किया था। चौहान, जिन्होंने अजमेर और दिल्ली पर राज्य किया। इनमें से अधिकतर राजवंशों को अफगानिस्तान से आए तुर्क आक्रमणकारियों ने अपदस्थ कर दिया। अजमेर के चौहान, अब बात करेंगे बच्चों हम अजमेर के चौहान की। अजमेर के चौहान वंश की स्थापना 10वीं सदी में हुई थी। 12वीं सदी के चौहान शासक भृगराज, जिन्हें विशल देव भी कहा जाता था, उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, जिसे तोमरों ने 736 ईस्वी यानी 736 ईस्वी में बसाया था। पृथ्वीराज चौहान 1100 यानी कि 1179 और 1192 ईस्वी सबसे प्रसिद्ध चौहान शासक था। उसके जीवन की कुछ घटनाएं चंद वरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासों में वर्णित की गई हैं बच्चों। पृथ्वीराज रासों में वर्णित की गई हैं। अब है तुर्की का आक्रमण। ओके, अब हम तुर्की का आक्रमण पढ़ेंगे बच्चों। देखते हैं यहाँ पर महमूद गजनवी के आक्रमण। तुर्की आक्रमणकारियों में महमूद गजनवी प्रथम था। वह अफगानिस्तान की एक छोटी सी जागीर गजनी की गद्दी पर 998 ईस्वी है ना 908 में बैठा। उसने 1000 से 1025 ईस्वी के बीच 17 बार भारत पर आक्रमण किया। उसने अनेक नगरों तथा मंदिरों को लूटा था। उसका सबसे विनाशकारी आक्रमण 10,000
यानी 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर हुआ। ओके, यानी कि सोमनाथ के मंदिर पर हुआ। अब यहाँ देखेंगे सभी आक्रमणों में उसने मंदिरों की संपत्ति को लूटा, उन्हें तहस नहस कर दिया, मूर्तियों के तोड़ डाला। महमूद ने उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ भागों पर कब्जा कर लिया। महमूद गौरी के आक्रमण 1175 ईस्वी में महमूद गौरी ने उत्तर भारत पर पुनः आक्रमण किया, यानी फिर से आक्रमण किया, परंतु महमूद गजनबी विपरीत। उसका उद्देश्य भारत की धन संपदा को लूटना मात्र ही नहीं बल्कि उस पर शासन करना भी था। 1190 ईस्वी में तक उसने पेशावर, लाहौर तथा सिलियाकोट पर कब्जा कर लिया था। पंजाब और सिंध को अपने राज्य में मिला लिया। 1191 ईस्वी में उसका सामना दिल्ली के चौहान शासक पृथ्वीराज से तराइन के प्रथम युद्ध में हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई, किंतु 1192 ईस्वी में तेहराइन के द्वितीय युद्ध में उसने पृथ्वीराज को हरा दिया। 1194 ईस्वी में उसने कन्नौज के शासक जयचंद को भी हरा दिया, जिसने पृथ्वीराज के विरुद्ध गौरी की सहायता की थी। 1198 ईस्वी में गौरी ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद वह कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में अपने विजित क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त करके स्वदेश लौट गया। 1206 ईस्वी में पंजाब के विद्रोही खोखरो ने गौरी की हत्या कर दी। अब कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में गौरी की विजित क्षेत्रों का स्वतंत्र शासक बन गया था, यानी उनके मरने के बाद अब क्या था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था अब वो शासन करने लगा, उसका कब्जा हो गया। दक्षिण भारत का राज्य, अब हम यहाँ दक्षिण भारत का राज्य पढ़ेंगे। पल्लव, पांड्य तथा चोल दक्षिण भारत के शक्तिशाली राज्य थे। कांची के पल्लव वंश ने आधुनिक आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ भागों पर शासन किया। उनकी राजधानी कांचीपुरम थी। उनका सैन्य प्रभुत्व श्रीलंका में फैला हुआ था। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ समुद्री व्यापार भी किया। इस राजवंश की स्थापना सिंह विष्णु 565-600 ईस्वी ने की थी। इस वंश के दो सबसे महान शासक महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन प्रथम थे, यानी वो पहले थे। ठीक है, पल्लव शासक कला और स्थापक कला, भवन निर्माण कला के प्रेमी थे। महाबलीपुरम के रथ मंदिर और समृद्ध तटीय मंदिर तथा कांची के कैलाश मंदिर पल्लवों की मंदिर निर्माण कला में सबसे अच्छे उदाहरण हैं। जब चोल वंश ने 9वीं सदी में उन्हें पराजित कर दिया तो इस वंश का अंत हो गया। आगे देखते हैं बच्चों, पांड्य। 7वीं शताब्दी में पांड्यों ने तमिलनाडु में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। इनकी राजधानी मदुरै में थी। जातवर्मन सुंदरा एवं एक शक्तिशाली पांड्य शासक था। पांड्य शासकों ने समुद्री व्यापार को बहुत बढ़ावा दिया। मालिक काफूर ने उन पर आक्रमण करके उनके राज्य को 1330 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। चोल, पल्लव पांड्य प्रतिद्वंद्विता के कारण चोल पुनः एक शक्ति बनकर उभरे। विजयालय 846 से 871 ईस्वी चोल वंश का संस्थापक था, जिसने पल्लवों से तंजौर को छीन लिया। उसके पौत्र पुरांतक प्रथम 907-957 ईस्वी ने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति अपनाते हुए षड्यंत्रों को हराकर मुदेल को छीन लिया। उसने मदुरै की विजेता की उपाधि धारण की। चोल शासकों में दो महान शासक राजा प्रथम 985, ठीक है, 1016 ईस्वी तथा उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम 1016-1044 ईस्वी से राजराज प्रथम ने अपनी सेना तथा नौसेना का विस्तार किया। उसने केरल के चारों तथा पांड्यों को पराजित किया। उसका सबसे महत्वपूर्ण अभियान श्रीलंका के विरुद्ध था। उसने श्रीलंका के उत्तरी भागों को जीतकर मुहम्मदी चोलमंडीय नाम से एक चोल प्राप्त बनाया। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक आप समझे। उसने कर्लिंग, मालदीव तथा लक्षद्वीप को भी जीत लिया था। उसने पश्चिमी चालुक्यों को पराजित किया तथा पूर्वी चालुक्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उसने तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, ठीक है, जिसे राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। आप देख रहे हैं ये बृहदेश्वर मंदिर का क्या है, पिक्चर है बच्चों, ठीक है, अच्छे से समझेंगे। राजेंद्र चोल प्रथम ने कल्याणी के चालुक्य को पराजित किया। उसने उत्तरी भारत में अपनी सेनाएं भेजी, जिन्होंने बंगाल के पाल शासक को पराजित किया और उसकी सेनाएं गंगा नदी तक पहुंच गईं। इस अभियान के पश्चात राजेंद्र चोल ने गंगा का विजेता की उपाधि धारण की तथा कावेरी नदी के
मुहाने पर एक नई राजधानी गंगईकोंड चोलमपुरम नाम से स्थापित की। राजेंद्र चोल प्रथम ने एक विशाल नौसेना दक्षिण पूर्व एशिया के श्रीविजय साम्राज्य को जीतने के लिए भेजी। इसने श्रीविजय साम्राज्य के अनेक बंदरगाहों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। श्रीविजय के शासक ने पराजित होने पर चोलों की अधीनता स्वीकार कर ली। इससे भारत के दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण चीन के साथ व्यापारिक संबंधों में बहुत प्रगति हुई। कालांतर में चोल शासकों को अपने पड़ोसी राज्यों से युद्ध कराना पड़ा। उन्हें अनेक आंतरिक संघर्षों का भी सामना करना पड़ा। 13वीं शताब्दी के अंत तक उनका साम्राज्य पूर्णतः नष्ट हो गया बच्चों। चोल राज्य और उसके पड़ोसी देश, यहाँ ये चित्र है बच्चों। आगे देखते हैं चोल मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। ओके, अब यहाँ पर एक गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर, ये गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर का क्या है दृश्य है, आप ये देख सकते हैं पिक्चर में। ठीक है, राजा राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से प्रसिद्ध हैं बच्चों। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए थे। ये शिल्प उत्पादों के केंद्र भी थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे और उसके लिए काम करते थे, जैसे पुरोहित, कलाकार, बावर्ची, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर केवल पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों के कांस्य की कलाकृतियां, मूर्तियां बनाना सबसे विशिष्ट था। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती थीं। अधिकतर प्रतिमाएं देवी देवताओं की होती थी, परंतु कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई जाती थीं। कृषि और सिंचाई, अब बात करेंगे बच्चों हम कृषि और सिंचाई की। आप यहाँ देखेंगे कि कृषि और सिंचाई किस तरह से स्टार्ट करी। चोल शासकों ने कृषि की प्रगति के लिए सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया। यद्यपि तमिलनाडु के दूसरे भागों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, उन क्षेत्रों में पहले ही कृषि विकसित हो चुकी थी, परंतु 5वीं या 6ठी सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती आरंभ हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ करना पड़ा। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साथ 2 फसलें उगाई जाती थी। वहां पर कई क्षेत्र ऐसे थे कि एक साथ 2 फसलें उगाई जाती थी। कावेरी नदी अपने मुहाने पर एक उपजाऊ डेल्टा बनाती है। यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने पर पूर्व कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। शाखाओं का पानी कृषि विशेषकर चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता प्रदान करता है। कई जगहों पर सिंचाई के लिए कुएं खोदे गए। कुछ अन्य जगहों पर बारिश के पानी को भी एकत्र करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। अब बच्चों बात करते हैं साम्राज्य की। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, संचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने, कर वसूल लेने जैसे कई प्रशासनिक कार्य भी करते थे। बेल्लाल जाति के धनी किसानों का केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में काफी नियंत्रण था। उनमें से कई भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में भूवेंद्रवेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान अरडयार, यानी ये जो भूवेंद्रवेलन कहा गया है बच्चों, ये 3 राजाओं की अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले को कहा गया है। ठीक है, प्रधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राज्य के पद सौंपे। ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदाय या ब्रह्मदेय प्राप्त होता था। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आईं। प्रत्येक ब्राह्मण देव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। इन सभाओं के निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर अंकित किए जाते थे। व्यापारियों के संघ नगरम भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। वास्तव में 800 से 1200 सदी के बीच का काल दक्षिण में राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति का काल था। तो बच्चों अब हम थोड़ा सा स्मरण तथ्य पढ़ लेते हैं। अब तक हमने अपने पाठ में क्या पढ़ा। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात से लेकर 12वीं शताब्दी तक का काल उत्तर भारत के इतिहास में सामान्यतः राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक
मिहिर भोज प्रथम था, उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। क्लियर है बच्चों। राष्ट्रकूट दक्कन के शासक थे, दंतीवरम के नेतृत्व में शक्तिशाली बने और उसके उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम ने अपने राज्य का विस्तार कर्नाटक तक कर लिया और एलोरा की गुफा मंदिरों का निर्माण कराया। क्लियर है बच्चों। गुर्जर प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट कन्नौज पर अधिकार करने के लिए संघर्षरत रहे, जिसे त्रिदलीय संघर्ष कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान सबसे प्रसिद्ध राजपूत शासक था जिसने दिल्ली पर शासन किया था। क्लियर है बच्चों। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 ईस्वी में हराया, परंतु तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया था। ठीक है। 7वीं शताब्दी में पांड्यों ने तमिलनाडु में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की, उसकी राजधानी मुदेर थी। क्लियर है बच्चों। विजयालय चोल वंश का संस्थापक था। चोल शासकों में 2 महान शासक राजराज प्रथम तथा उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम थे। राजराज प्रथम और उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजौर और गंगईकोंडचोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से प्रसिद्ध थे बच्चों। क्लियर है। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर जो बहुत ही डिटेल में हमने आपको क्लियरिफाई किया। सो बच्चों चैप्टर को यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।